हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और हम आज अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण वंश को पढ़ने से पहले आज हम लोग एक उससे पहले भी डायनेस्टी, छोटी सी डायनेस्टी आई थी जिसे हम शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी शक जो वंश थी, ये शक वंश था। शक वंश आपका माइनर एशिया से आया था। माइनर एशिया यानी मध्य एशिया का मतलब है आज के चीन या फिर मंगोलिया वाले इलाके से ये आए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपके ये भारत आने वाले पहले भारतीय विदेशी राजा नहीं थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भारत में पहले भी अटैक हुए। ईरानी आए थे, उसके बाद यूनानी आए, सिकंदर याद है ना। तो सिकंदर यहाँ पर आया था। सिकंदर लेकिन झेलम नदी के किनारे तक ही जीत पाया था। झेलम नदी के किनारे तक जीतकर अपना सारा जीता हुआ राज्य अपने जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, नाम याद है ना उसका, जिसने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना मेगास्थनीज नाम का एक आदमी भेजा था, तो वही सेल्यूकस निकेटर था। उसको सौंप के वो वापस चला गया था। उसके बाद हमारे भारत पर पूरा कंट्रोल अपने इंडियन राजाओं को आ गया था, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य वंश, उसके बाद आपका पुष्यमित्र शुंग वाला जो शुंग डायनेस्टी थी, उसके बाद कर्ण वंश आया था, उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आई थी। इनमें से इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी शुंग डायनेस्टी और आपकी कर्ण डायनेस्टी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी, वे दोनों आपको कही जाती है कि ब्राह्मण वंश थे, यानी कि उन दोनों वंश के राजा ब्राह्मण थे। यानी भारत पर पूरी तरह से भारतीय राजाओं का ही जो राज किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपका सातवाहन डायनेस्टी कमज़ोर होनी शुरू हुई, जरूरी थोड़ा ही है कि जैसा आपका मेन राजा जो है उतना पावरफुल हो, उसके बाद उसके जो राजा, छोटे छोटे राजा, उसके लड़के जो राजा बनते थे वो भी उतने ही पावरफुल हो। इसलिए क्या होता था कि जो मेन राजा के बाद जो उसके लड़के राजा बनते थे वो उतने पावरफुल नहीं होते थे। कोई कोई रेयरली केस होता था कि उससे उसका लड़का उससे ज़्यादा पावरफुल होता था, लेकिन धीरे धीरे वो डायनेस्टी ख़त्म होने लगती थी क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर होते थे और उनके मंत्रियों का उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा हुआ करता था। जैसा मंत्री कहते थे वैसा ही राजा किया करते थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आपका सातवाहन डायनेस्टी आपकी कमज़ोर होनी शुरू हुई, तो वापस से उन्हीं यूनानियों यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्हीं के वंशजों का यहाँ पर भारत में अटैक होना शुरू हो गया। उन्होंने अटैक करना शुरू किया, जिसमें मेन राजा था डेमेट्रियस प्रथम। नाम कभी नहीं पूछता, सिर्फ सुन लो। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम था, उसने भारत पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन वो अटैक सिर्फ आपके पाकिस्तान वाले इलाके तक ही हो पाया था। उसके बाद उन्होंने, लेकिन उस अटैक ने क्या किया था, जो माइनर एशिया से आने वाले शक थे उनके लिए एक रास्ता खोल दिया था कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये रास्ता, अब भारत जो है कमज़ोर हो चुका है वापस से, अब आप जाओ और वहाँ पे अटैक कर सकते हो, जीत सकते हो। तो वे क्या थे, माइनर एशिया से आए थे। संस्थापक जो वहाँ से फिर जो राजा बनने चला था, सबसे पहले जिसने शक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम था चेस्टन। इस डायनेस्टी के बारे में दो तीन नाम ही आपको याद रखने हैं। जैसे संस्थापक का नाम चेस्टन था, सबसे प्रसिद्ध राजा था आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात के गिरनार यानी कि जूनागढ़ जो आपका आज का इलाका है, वहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, एक बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर पे इस रुद्रदामन ने अपनी सारी की सारी स्टोरी लिखवा रखी है कि हम लोग चाइना वाले इलाके माइनर एशिया से आए थे और भारत पे हम लोगों ने राज किया था। तो उस अभिलेख को, उस पत्थर को हम लोग रुद्रदामन का अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि इसके सबसे लास्ट का रूलर, हर डायनेस्टी में दो बंदे आपको हमेशा याद रखने हैं। जो आपका पहला जो राजा था, जो संस्थापक होता है उसको, और जो आखिरी रूलर होता है उसको। इस वंश का आखिरी राजा था रुद्र सिंह तृतीय, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। और इस उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली का एक चांदी का सिक्का चलवाया था। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जितना स्टार मार्क करना चाहो कर सकते हो। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि आपको ये बताइए कि व्याघ्र शैली का सिक्का, चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो वो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिसे न्यायप्रिय राजा भी कहते हैं। बाद में ये भी गुप्त वंश में आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि रुद्र सिंह तृतीय आखिरी शक राजा को इसी ने हराकर व्याघ्र शैली का सिक्का चलवाया था। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक दूसरे, फिर से इस शकों के बाद एक और राजवंश आया था, छोटा सा राजवंश, ये भी माइनर एशिया से ही आए थे। पल्लव
इनको कहा जाता था। संस्थापक का नाम था मिथ्रेडेट्स प्रथम। इनकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला वही इलाका है, पाकिस्तान वाला इलाका। इस डायनेस्टी में सिर्फ एक ही मेन राजा था, उसका नाम था गोंदोफर्नीज। ठीक है, इसका नाम आपको याद रख लेना। पूछ लेता है कभी कभी कि गोंदोफर्नीज किस राजवंश का राजा था, तो वो आपका पल्लव वंश का राजा था। इस राजा के राजवंश में एक ईसाई पादरी आया था जिसका नाम था सेंट थॉमस। ये भारत में आया था, और भारत में क्यों आया था? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। ये सबसे पहला ईसाई पादरी था जो भारत में आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, कुषाण वंश। ये कुषाण वंश उसी एरिया से आए थे जहाँ से अभी शक और पल्लव आए थे, यानी पश्चिमी चीन की यूची जनजाति। वहाँ पर एक कास्ट होती है, जाति होती है यूची, वहाँ से ये लोग आए थे, वहाँ पर ये रूल करते थे। उसके बाद उनमें से एक आदमी कुजुल कैडफाइसिस नाम का आदमी आया, उसने कहा कि अब भारत कमज़ोर हो चुका है, अब हम वहाँ पर जाके अटैक करते हैं। तो वो आया था, कुजुल कैडफाइसिस ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद वो लेकिन पश्चिमी भारत तक ही आ पाया था, वो आपका यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके तक ही जीत पाया था, उससे आगे नहीं जीत पाया था। इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट है कि इसने सिर्फ तांबे के ही सिक्के चलवाए थे। ठीक है, याद रखना, सिर्फ तांबे के ही सिक्के चलवाए थे। इसके बाद इसका लड़का विम कैडफाइसिस नाम का वो राजा बना। उसने तक्षशिला यानी कि आज के पाकिस्तान और साथ में भारत के जो इलाका है आज का पंजाब, उस पर अटैक कर लिया और उस पर उसने अधिकार कर लिया। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। कुजुल कैडफाइसिस संस्थापक था, विम कैडफाइसिस जो इसका वास्तविक संस्थापक का। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि जैसे कि आपकी कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो अगर यही पूछता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको टिक लगाना है कुजुल कैडफाइसिस। अगर पूछे कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी किसने की थी, या फिर पूछ सकता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, याद रखना वर्ड आया होता है वास्तविक। या फिर पूछ लेगा कि भारत में, तो भारत का कौन सा इलाका है? पंजाब है, तक्षशिला भारत में नहीं है आज। ठीक है ना, तो अब वास्तविक संस्थापक या फिर भारत में आपका कुषाण वंश का संस्थापक विम कैडफाइसिस था। ठीक है, तो इसके बारे में एक मेन पॉइंट पूछ सकता है कि इसने जो है एक तांबे और सोने के सिक्के चलवाए थे, यानी कि इसके पिता ने तो सिर्फ तांबे के चलवाए थे, इसने अपने सोने और तांबे दो तरह के सिक्के चलवाए थे जिसके दो फेस होते हैं। आपको पता ही है कि सिक्कों के दो फेस होते हैं, दो साइड होती हैं, जिसमें इसने एक तरफ यूनानी लिपि में यानी कि यूनानी लैंग्वेज में कुछ लिखाया था और दूसरी तरफ खरोष्ठी लैंग्वेज में इसने कुछ लिखाया था। इसके बाद आ जाता है इसका लड़का कनिष्क। ये सुपर इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। सुपर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी और बहुत सारे इसके टाइम पे मंत्री थे जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो जब ये राजा बना था 78 ईस्वी में, यानी 78 एडी में, एडी समझ रहे हो, बीसी नहीं एडी, तब इसने क्या किया था? शक संवत शुरू किया था। कौन सा संवत? शक संवत शुरू किया था। शक संवत क्यों किया था? ये शक थोड़ी था, ये शक इसलिए शुरू किया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शकों ने क्या किया था, इन राजवंश यानी कुषाण राजवंश के राजाओं के लिए रास्ता निकाल के दिया था कि भारत अब कमज़ोर हो चुका है, अब आप जाओ और भारत में अटैक करके आप वहाँ पे रूल कर सकते हो। तो उन्हीं के याद में इसने शक संवत को शुरू किया था। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज का हम लोग पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी इसने बाद में दोबारा फिर बना ली थी मथुरा, आज की मथुरा वही इलाका। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि 78 एडी में इसने शक संवत की स्थापना की थी, शुरू किया था। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर। उसके बाद सुपर इम्पोर्टेंट, आपको मैंने एक टेबल हमेशा मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ, एक बौद्ध धर्म की एक टेबल है जिसमें 4 तरह की बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो पहली कब हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पर। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कालाशोक के टाइम पर कहाँ हुई थी? आपके वहाँ इस कालाशोक के समय पर कहाँ हुई थी? कालाशोक के समय पर हुई थी वैशाली में। तीसरी आपकी कब हुई थी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, अशोक के टाइम पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी वाली हुई थी आपके कनिष्क के टाइम पर, कुंडलवन, जो आज का कश्मीर है उस इलाके में कुंडलवन में हुई थी। याद है ना टेबल? कुंडलवन में हुई थी। हेड कौन था यानी कि चेयरमैन कौन था? वसुमित्र था। और डिप्टी चेयरमैन कौन था? उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक है,
तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके कुछ दरबारी जो लोग रहते थे, मंत्री रहते थे, उनके बारे में बहुत फेमस मंत्रियाँ रहते थे। जैसे कि एक का नाम है पाशव, ये बहुत बड़ा आपका बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना, जैसे कि एक दरबार में एक पंडित होना चाहिए ताकि धर्म के बारे में हमें बताता है कि धर्म के अनुसार हम लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ऐसे क्या था, ये पाशव नाम का बंदा था, इसके दरबार में रहता था। इसी ने कहा था कि चलो अब हमारा टाइम आ गया कि हम लोग बौद्ध संगति का आयोजन किया जाए। तो वो बौद्ध संगति इसने पाशव के कहने पर ही की थी। वहाँ पर उसने वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया था, अश्व घोष को इसने उपाध्यक्ष बनाया था, जिसने बाद में बुद्ध चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बुद्ध के चरित्र पूरी लाइफ पीरियड के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये बुक आपका बहुत पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अश्व घोष ने लिखी थी। उसके बाद एक मंत्री और था जिसका नाम था नागार्जुन, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत ऐसे ही दिया था जैसे कि आइंस्टाइन, या आइंस्टीन का आपने नाम सुना ही होगा ना। जैसे कि जीरो रिलेटिविटी इसने थ्योरी दी थी कि जितना भी मैटर है वो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो बाद में बचता कुछ नहीं है, जीरो हो जाता है। वैसे ही थ्योरी नागार्जुन ने भी दी थी कि बौद्ध धर्म में आप जितने भी रिचुअल्स या फिर किसी भी धर्म में आप लोग कितने भी रीति रिवाज फॉलो कर लीजिए, बाद में होना कुछ नहीं है, जीरो ही हो जाना है सब कुछ। वैसी रिलेटिविटी थ्योरी इसने नागार्जुन ने दी थी, इसलिए इसे भारत का आइंस्टाइन कह देते हैं। तीसरा इसका बंदा है, सुपर इंपॉर्टेंट है, चरक। चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता। इस बुक में इसने मेडिसिन के बारे में बहुत लिखा हुआ है कि किस तरह के रोग में किस तरह की मेडिसिन दिया जाना चाहिए। तो इसलिए इसको चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बंदा है सुश्रुत। इसने सुश्रुत संहिता लिखी थी, अपनी बुक का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनको याद कर लीजिएगा, मेन पॉइंट्स हैं। इसको कहा जाता है सुश्रुत को कि इसने प्लास्टिक सर्जरी का फादर है, यानी कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इसी ने ही की थी। तो सुश्रुत, चरक, ये दोनों याद रखना कि चरक कौन है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, और सुश्रुत कौन है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है ना। इसके टाइम पर दो आर्ट्स शुरू हुए थे। आर्ट्स का मतलब ये है कि आज की ड्राइंग वगैरह नहीं शुरू हुई थी, इसके टाइम पर मूर्तियाँ बननी शुरू हुई थी, जिसमें एक मूर्तियाँ आपकी बननी शुरू हुई थी गांधार के अंदर और दूसरी आपकी मथुरा। यानी कि दो आर्ट शुरू हुए थे, दो तरह की मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई थी। एक तो थी आपकी गांधार आर्ट के थ्रू, एक बननी शुरू हुई थी आपकी मथुरा आर्ट के थ्रू। गांधार आर्ट में आपकी ग्रे कलर की, जो आपकी सलेटी रंग का जो कलर होता है ना, उसके पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और किसकी मूर्तियाँ थी, वे सभी आपकी जो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी ना, बौद्ध भगवान बुद्ध की ये सभी मूर्तियाँ थी। मथुरा में भी बनती थी, लाल रंग के पत्थरों की ये मूर्तियाँ बनती थी। याद रखना, गांधार में किस कलर की थी, ग्रे कलर की थी, और मथुरा में लाल कलर के पत्थरों की थी। उसके बाद आते हैं हम इसके यहाँ पे मेन पॉइंट्स जो हैं, हम लोग चीन से जाने वाले सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या था कि हम लोग, आपको मैंने बताया भी था कि हम लोग पहले से ही भारत से बाहर भी बहुत सारा व्यापार करते थे, बहुत सारा बिजनेस किया करते थे। तो एक्चुअली होता क्या था, ये रूट हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता था, सिल्क रूट। ये चाइना से लेकर, ये मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से कुछ भारत है, तो ये आपका चाइना है, चाइना से ये भारत होते हुए ये रास्ता आपका यूनान या यूरोप की तरफ जाता था। तो इससे क्या होता था, भारत को क्या होता था कि भारत को अगर यूरोप की तरफ कुछ भी सामान बेचना होता था तो पहले चाइना भेजता था, और चाइना से फिर वो सिल्क रूट के होते हुए आपका यूरोप तक जाता था। तो इससे क्या होता था कि चाइना को बहुत सारा टैक्स हम लोगों को देना पड़ता था कि आप हमारा सामान वहाँ भिजवा दो और वो हमारा बिक जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को पैसे मिलेगा। तो ये ऐसे बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता था, भारत को चाइना को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। तो इस टैक्स से हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। बाद में क्या किया कि कुषाण वंश का जो आपका कनिष्क राजा था, उसने चीन पे, पामचाओ नाम का राजा था, वहाँ पर उसने अटैक किया और चीन से ये वाला रूट जो है ना, सिल्क रूट, इस पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, जैसे भारत उल्टा करता ना कि भारत पहले चाइना भेजता और चाइना से रोम जाता था, और हम लोगों को सारा टैक्स हम लोगों को चीन को देना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, अब वो उल्टा काम शुरू हो गया। चाइना अब अपना सामान भेजने के लिए पहले भारत भेजता था, और भारत से वो आपका यूरोप चाहता था। यानी कि अब चाइना वाले भारत को टैक्स देने लगे थे, और टैक्स किस रूप में देने लगे थे, गोल्ड कॉइन्स के रूप में। गोल्ड के कॉइन्स मिलते थे तो उसको टैक्स के रूप में मिलता था। सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता था वो इसी सिल्क रूट से आता था। और आपको पूछता है कि यूरोप में आपका जो रोम में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाला जो जाया करता था वो कौन सा मसाला था, वो आपकी गोल काली मिर्च थी। याद रखना, गोल थी, काली मिर्च थी। अब मैं आपको बता दूं कि यूरोप के लोग बहुत ही, अब से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से नहीं, उससे पहले टाइम से, आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से भी, ये जो आपका मौर्य वंश के टाइम से भी, उस टाइम से ही आपके मसाले जो है, यूरोप के लोग हमारे मसालों के बहुत दीवाने हैं।
ठीक है ना। बाद में अंग्रेज जो आए थे वो क्यों आए थे, इन मसालों के चक्कर में ही तो आए थे। तो यहाँ पे जो मसालों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो था गोल काली मिर्च थी। वे स्पाइसी के बहुत मसाले यूज़ किया करते थे, गोल काली मिर्च थी, और इसी गोल काली मिर्च को वे यवन प्रिय भी कह देते। यवन प्रिय मतलब यूनानियों का सबसे फेवरेट जो मसाला हुआ करता था उसे ये कह देते थे। इसके बाद है आपका सर्वाधिक इन्होंने सोने और तांबे के ही सिक्के चलवाए थे, यानी कि चांदी के नहीं चलवाए, सिर्फ सोने और तांबे के ही चलवाए। दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक भी कहते हैं। द्वितीय अशोक क्यों कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो द्वितीय अशोक क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अभी देखिए ना कि अशोक ने क्या किया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, तीसरी बौद्ध संगति कराई थी ना, ऐसे ही कनिष्क ने क्या किया, चौथी बौद्ध संगति कराई थी। उसके बाद अशोक ने जैसे अपने लड़के महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था ना, यानी कि जैसे अशोक ने साउथ की तरफ आपके श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया वगैरह में इसने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, वैसे ही कनिष्क ने क्या किया था, नॉर्थ में आज के जो कोरिया, जापान और चाइना वाला इलाका है ना, तो वहाँ पे कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसी तरह से जैसे कनिष्क अशोक ने किया था वैसे ही कुछ कुछ कनिष्क ने भी किया था, इसलिए हम लोग कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। उसके बाद कनिष्क ने, पता नहीं कहते नहीं है, कहीं मिलता नहीं है कि इस तरह का कि कनिष्क ने एक्चुअली बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था या नहीं कर लिया था, लेकिन उसने बाद में क्या किया था, पेशावर जहाँ उसकी राजधानी थी वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवा दिया था, जिसे हम लोग कनिष्क चैत्य भी कहते थे। तो ये सभी आपके कुषाण वंश के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। जब भी क्लास ऑनलाइन होती है, जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा हम लोग, तो तब इसको फटाफट से हम लोगों को रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा फिर हम एक नई क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।